ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक किसे कहते हैं, साथ ही में चार्ज की डेफिनेशन को भी समझा। इसके अलावा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा जो बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इसके साथ हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज और साथ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी समझा और साथ में ही चार्जिंग बाय इंडक्शन की प्रोसेस भी समझी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज और मास में डिफरेंस, साथ ही साथ कूलम्ब्स लॉ को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज और मास में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर हम एक साइड लिख लेते हैं चार्ज और इधर है मास, तो पहला डिफरेंस ये है चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो जीरो चार्ज वाली स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज है। इसका मतलब चार्ज तीनों टाइप से हो सकता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। लेकिन मास आपने देखा जो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है। दूसरा डिफरेंस ये है मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता और जीरो भी नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो मास हो जाएगा इसका मतलब कि वो बॉडी प्रेजेंट नहीं है। सेकंड डिफरेंस ये है कि चार्ज डज नॉट चेंज विथ स्पीड। चार्ज जो है स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो कोई सर्टेन स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो चाहे कोई कितनी भी उसकी स्पीड हो जाए वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रॉन का वह सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखें मास कैन चेंज विथ स्पीड। इसके लिए एक फॉर्मूला भी गिवन है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एम नॉट जो है वो रेस पर मास है किसी बॉडी का, v जो है वो बॉडी की वेलोसिटी है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। c की जो वैल्यू होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये फिक्स रहती है। v जो है वो किसी बॉडी की वेलोसिटी है। अगर मान लिया जाए हम अपने लिए कंसीडर करें तो हमारी जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से हम मूव करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर पर सेकेंड से हम दौड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई दौड़ नहीं सकता। तो हम यहाँ पे अगर वो वैल्यू रखेंगे और नीचे देख रहे हैं अपन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो 1 से बहुत ही छोटी क्वांटिटी आने वाली है। अगर 1 में से छोटी क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा और इस ऑलमोस्ट 1 का जो अंडर रूट है वो 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारे मास में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जो लगभग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है तो उसके मास में बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज जो रहता है हमेशा कंजर्व रहता है। हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के टाइम पे देखा भी था कि चार्ज किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन हमें देखना है कि मास इज नॉट कंजर्व। मास कभी भी एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी मास में चेंज हो सकती है, इसलिए मास का जो कंजर्वेशन है वो फॉलो नहीं होता। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टाइम पे समझा था कि हमारे पास सबसे छोटा चार्ज अवेलेबल है तो उसी का इंटीग्रल मल्टीपल में हम अदर बॉडीज के ऊपर जो चार्ज होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी तक सबसे छोटा मास नोन नहीं है, इसलिए मास का कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास is yet to be proved. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या डिफरेंस है वो ये है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जिसके पास चार्ज तो हो लेकिन मास ना हो। मतलब कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर ये हुआ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब कि कोई सा ऐसा चार्ज नहीं है जो विदाउट मास के एग्जिस्ट कर सके, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट
चार्ज। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, ये एक डिफरेंस और है कि चार्ज जो है अगर एक्सेलरेटेड होगा तो रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मास अगर एक्सेलरेटेड है तो कोई रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा भी और डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी हमें इतने ही याद करने की जरूरत है। इसके अलावा हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब ने दो पॉइंट चार्ज को लिया जो कि रेस्ट पर है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी बॉडी पॉइंट शेप की नहीं होती है, पॉइंट नहीं कह सकते हम किसी बॉडी को, लेकिन अगर कोई दो बॉडीज ऐसी हैं जो चार्ज हैं और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उनके शेप के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि इनका शेप जो है वो बहुत ही छोटा है इनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, तब हम इन बॉडीज को पॉइंट शेप की बॉडी कह सकते हैं। मान लिया जाए कि पहली बॉडी पे जो चार्ज है वो Q1 है, सेकंड बॉडी पे जो चार्ज है वो Q2 है, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट एट रेस्ट, मतलब कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि रेस्ट पर रखे हुए हैं, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, और साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो एक बार मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ कूलम्ब्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of interaction between two point charges present at rest is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं रेस्ट पर रखे हुए हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगने वाला है वो दोनों के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर लगता है, तो F इज इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर K का एक नाम है, K is equal to electrostatic force constant। K की वैल्यू भी होती है, K की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। कैसे आती है इस यूनिट अभी समझेंगे। और K की एक वैल्यू भी होती है, वो होती है 4π/ε0। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। ये यहाँ पे जो नॉट है वो फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई मीडियम दूसरा रखेंगे तो कोई दूसरे मीडियम के लिए यहाँ पे नॉट के प्लेस पे कुछ और भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों पॉइंट चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हुए हों तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगेगा F इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज हम रख सकते हैं 4π/ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू कहलाने वाली किसके लिए, जब कोई भी पॉइंट चार्जेस एयर या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मीडियम जैसे कि मान लो वाटर रख दिया, कोई ऑयल रख दिया या कोई दूसरी गैस फिल कर दी है दोनों चार्जेस के बीच में, तो यहाँ पर 4π/ε आ जाएगा। ε उस पर्टिकुलर मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हमने इन दोनों चार्जेस को रखा हुआ है। और बाकी Q1 Q2 मतलब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है वो सेम रहने वाला है। ये फ्री स्पेस के लिए हो जाएगा, ये किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर इस मान लो यहाँ पे 4π/ε0 ही रखना है तो हम वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें K की यूनिट अगर फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह से करेंगे, फोर्स की जो यूनिट है हमेशा न्यूटन रहेगी। ठीक है, K की यूनिट फाइंड आउट करना है तो K के प्लेस पे K ही रहेगा। ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, एक और चार्ज की यूनिट भी होगी कूलम्ब, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कूलम्ब दो बार है तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। N इज इक्वल्स टू K कूलम्ब स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये K की यूनिट आ जाती है।
हम चार्जेस का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है हम पढ़ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैसे कहते हैं। जैसे सपोज कर लें कि अगर मान लो कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं जो ए या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो एफ नॉट है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। अगर हम इसी चार्ज के सिस्टम को उठाकर किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा Fm इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m उस पर्टिकुलर मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी। अगर वो दोनों सेम डिस्टेंस पर रखे हैं और सेम मैग्नीट्यूड है तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सेम रहने वाला है। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करा देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करा देते हैं 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल। एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m पलट कर ऊपर चला जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके रेशियो को हम एक और कांस्टेंट नाम देते हैं दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। इसलिए एप्सिलॉन r को रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए कहा जाता है। हम इस पर्टिकुलर चीज को लेते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो हम एप्सिलॉन m के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर मीडियम में जो लगने वाला कूलम्ब्स फोर्स जो है वो है 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हमें एप्सिलॉन m को नहीं रखना, उसकी वैल्यू में नहीं पता, तो हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r को भी रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है दैट इज 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और चाहे तो अगर आपको एप्सिलॉन r की वैल्यू दे रखी हो किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए तो आप वो वैल्यूज भी रख सकते हैं। ठीक, और फाइनल जो यूनिट रहेगी वो न्यूटन ही रहने वाली है। अगर ऐसे यूनिट में वर्क कर रहे हैं तो न्यूटन रहेगी, अगर सीजी यूनिट में वर्क कर रहे हैं तो इसकी यूनिट टाइम रहेगी। अब हम समझते हैं कि 1 कूलम्ब की डेफिनेशन क्या होगी, 1 कूलम्ब की वैल्यू कितनी होती है। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि मान लिया जाए कि पहला जो चार्ज है सेकंड चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड q के इक्वल है। दो जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखी हुई है और दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का हो जाता है। ये सारी वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इसको f सपोज कर लेते हैं, f इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है कूलम्ब फोर्स निकालने का। F के प्लेस पे हमें 9 into 10 to the power 9 रखना है। ये कांस्टेंट k की वैल्यू है जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोला था एरिया फ्री स्पेस के लिए। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू ही q है तो q स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस की वैल्यू जो है 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर। 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 कैंसिल। q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है तो q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 9 into 10 to the power 9 है, तो उन दोनों चार्जेस को हम 1 कूलम्ब कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हुई व्हेन टू चार्जेस kept at a distance of 1 meter apart and force of interaction between them is 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charge is said to be of 1 coulomb। मतलब वो लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन लगाया हुआ है। अगर मान लो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है इसका मतलब वो अनलाइक चार्जेस है, अगर उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स है तो या तो वो दोनों पॉजिटिव है या फिर वो दोनों नेगेटिव मतलब कि लाइक चार्जेस है। कूलम्ब लॉ के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंसुलेटेड स्फीयर A and B of copper from center to center distance is 50 सेंटीमीटर। मतलब कि दो चार्ज स्फीयर हैं, कॉपर के बने हुए हैं, उनके नाम है A और B, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें दो क्वेश्चन गिवन है इंटरनली।
पहला क्वेश्चन ये कहता है इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम, मतलब हर एक जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज जो है 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम है, देन फाइंड आउट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। रिपल्शन इसलिए बोला है क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। और सेकंड पार्ट ये कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर हर एक जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो डबल कर दी जाए और उनके बीच की जो डिस्टेंस उसको हाफ कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होने वाला है। सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पहले आप इसको ट्राई कर लें, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखें। इसमें गिवन जो है हम पहले लिख लेते हैं, Q1 की जो वैल्यू है वो है 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम और यही वैल्यू Q2 की भी वैल्यू है। तो Q1 is equal to Q2 is equal to 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। दोनों के जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर है। हम जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो सेंटीमीटर में ना रखते हुए ऐसे ही मीटर में रखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है 50 डिवाइड बाय 100, यह आ जाएगा मीटर में, या फिर हम इसको 1/2 मीटर भी लिख सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला लगाकर उनके बीच का रिपल्शन निकालना है। तो F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें पता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। जब यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं बोला है तो हम कंसीडर करते हैं एयर में ही रखा हुआ है, तो एयर के लिए यहाँ पे क्या आएगा 9 into 10 to the power 9। Q1 और Q2 की वैल्यू है 6.5 into 10 to the power minus 7, इसकी भी 6.5 into 10 to the power minus 7। जो डिस्टेंस है वो 1/2 और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, जो पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो 9 into 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7 और 10 to the power 9, 7 7 14, 14 और 9 10 to the power माइनस का 14 और 9 5 हो जाएगा। इसके बाद 6.5 into 6.5 into में 4, इसको जब हम फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 1.521 into 10 to the power minus 2 न्यूटन समथिंग कुछ आएगी। इस तरह से इसकी वैल्यू आने वाली है। फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, इतना रिपल्शन फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला है। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ। मतलब कि अगर चार्ज की वैल्यू को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम देखते हैं F इज इक्वल टू, ये वही रहेगा। अच्छा, Q1 को भी डबल कर दिया गया है तो Q1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, Q2 को भी डबल कर दिया तो Q2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो डिस्टेंस है R उसको हाफ कर दिया गया है तो अब डिस्टेंस को भी हाफ कर देते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 2 2 जा 4 हो जाएगा और अपॉन में R स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 पलट के ऊपर जाएगा तो 4 4 से 16 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला फोर्स है वो यही है कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर का हम यही वैल्यू उसको दोबारा रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसमें वो 16 का मल्टीप्लाई कराना है तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 1.521 मल्टीप्लाइड बाय 16 न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन।